नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी, देश में वैक्सीन की कमी के लिए मोदी सरकार क्यों बताई जा रही है जिम्मेदार। ब्लैक फंगस पर सोनिया ने पीएम मोदी को क्यों लिखा पत्र। जानेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं में क्यों छिड़ी रार। ताउते तूफान के बाद अब किसने बढ़ाई देश की चिंता। बात करेंगे किसानों के पीएम मोदी को लिखे पत्र की। और बुलेटिन के आखिर में बात रोजगार के घटते अवसरों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महामारी की दूसरी लहर को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किए आंकड़े। दूसरी लहर में 420 डॉक्टरों की जा चुकी है जान। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने केरल में बड़े बदलाव के दिए संकेत। एआईसीसी ने वीडी सतीशन को केरल विधानसभा के लिए बनाया विधायक दल का नेता। विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे सतीशन। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कल फैसला ले सकता है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड। शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक। परीक्षाओं को रद्द करने का हो सकता है फैसला। और भारतीय क्रिकेट टीम को मिली बड़ी राहत। इंग्लैंड में फिर 3 दिन रहेगी टीम पर सख्त पाबंदी। 2 जून को टेस्ट क्रिकेट का विश्व कप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगी भारतीय टीम। 18 जून से भारत न्यूजीलैंड में होगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में महामारी की दूसरी लहर लोगों को राहत नहीं लेने दे रही है और चिंता अब तीसरी लहर को लेकर है कि इसे कैसे रोका जाए। विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि यदि जल्दी ही देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण नहीं किया गया तो तीसरी लहर आना निश्चित है। लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं, फिर टीकाकरण कैसे हो। वैक्सीन की कमी को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तो देश में वैक्सीन की कमी के लिए सीरम ने किसे बताया जिम्मेदार, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार की ओर से आज ऐलान कर दिया गया है कि 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को कल से टीकाकरण नहीं होगा क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। कई राज्यों में तो ये शुरू भी नहीं हो पाया है और जहां शुरू हुआ वहां इसकी रफ्तार बेहद कम है क्योंकि वैक्सीन की देश में बहुत कमी है। वैक्सीन की इस कमी को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने साफ किया कि सरकार के मनमाने फैसले इसके लिए जिम्मेदार हैं। SSI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने कहा कि भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके हिसाब से ही वैक्सीनेशन की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के दौरान वैक्सीन के अवेलेबल स्टॉक और WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी जिसके लिए 60 करोड़ डोज की जरूरत थी, मगर हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ये जाने बगैर कि हमारे पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, सरकार ने पहले 45 साल के ऊपर के और फिर 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए, जिससे मुश्किलें पैदा हुई हैं। इससे हमने ये सबसे बड़ा सबक सीखा। हमें प्रोडक्ट की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और फिर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। SII भारत में कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है और अभी भारत में जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है उसमें 80% से ज़्यादा हिस्सा कोविशील्ड का ही है। और सीरम की ओर से ये कहना है कि वैक्सीन की कमी के पीछे सरकार जिम्मेदार है। इससे साफ है कि मोदी सरकार ने वैक्सीनेशन का फैसला बिना सोचे समझे लिया है। देश संक्रमण की चुनौती का सामना कर रहा है। वैक्सीन की कमी ने इस मुश्किल को और बढ़ा दिया। अभी एक मुश्किल कम नहीं हुई थी कि दूसरी ने दस्तक दे दी। देश में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्य सरकारें तो इसे महामारी घोषित कर चुकी हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं मिल रहा है। अब ब्लैक फंगस की दवा भी बाजार में नहीं दिख रही है। राज्य केंद्र से मदद मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र मदद नहीं दे पा रहा। इन मुश्किलों के बीच सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा तो राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए, देखिए ये रिपोर्ट। देश को जिस कदर महामारी ने जकड़ा हुआ है उससे उबर पाना ही मुश्किल बना हुआ है। वहीं अब नई बीमारी भी आ गई है। देश के कई राज्यों में फैली इस बीमारी को भी केंद्र सरकार ने महामारी घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस तरह से देश में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी दिखाई दे रही है, वैसे ही अब इस नई बीमारी की दवा भी बाजार में नहीं मिल रही है। इस ओर सरकार का ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं समझती हूं कि लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी म्यूकरमाइकोसिस के उपचार के लिए आवश्यक दवा है। बाजार में इसकी किल्लत है। ये बीमारी आयुष्मान भारत और अधिकांश स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में शामिल नहीं है। मैं आपसे मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी संक्रमण के साथ उपजी दूसरी बीमारियों को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सिस्टम के चलते सिर्फ भारत में संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी भी फैल गई है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है।
इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मुसीबत के साथ ये बीमारी भी देश के लिए एक नई मुसीबत बनती जा रही है। अब तक इसके कई राज्यों में फैलने की सूचना है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। महामारी से लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। सरकार के सारे उपाय फेल साबित हो रहे हैं, जिस कारण मामला संभल नहीं पा रहा है। संभल तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी नहीं पा रही है। विधानसभा चुनावों में पार्टी की ओर से दावे तो बहुत किए गए, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 77 और उसमें भी 2 विधायकों के इस्तीफे के बाद ये 75 रह गई हैं। पार्टी में हार के कारणों को लेकर भी रार छिड़ी हुई है। तो किसे बताया जा रहा है हार का जिम्मेदार, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत के सपने देख रही थी, लेकिन 200 के पार जाने का नारा लगाने वाली पार्टी 80 के पार भी नहीं जा सकी। बीजेपी को महज 77 सीटें ही हासिल हुई हैं। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले नतीजे पार्टी के लिए बेहद खराब रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी रार को खत्म करने के लिए कई नेताओं को किनारे लगा सकती है। खबरों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय को इस जिम्मेदारी से जल्दी ही मुक्त किया जा सकता है। उनकी जगह राजस्थान के नेता भूपेंद्र यादव को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। भूपेंद्र यादव गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने कई सालों से कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे रखी है। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के बाद पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। इसीलिए पार्टी ने 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए तृणमूल और दूसरे दलों से नेताओं को चुनाव से पहले तोड़ा गया। खुद कैलाश विजयवर्गीय भी इस रणनीति के पक्ष में थे, लेकिन वो रणनीति काम नहीं आई। इसे लेकर पार्टी के अंदर रोष है। विजयवर्गीय के अलावा पर्यवेक्षक अरविंद मेनन की भी आलोचना हो रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता चुने जाने का विरोध करते हुए पार्टी पद से त्यागपत्र देने की बात कही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उनका मानना है कि शुभेंदु अधिकारी के कारण ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसी हार का सामना करना पड़ा। नेताओं के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी में जबरदस्त कलह छिड़ी है। अब देखना होगा कि इस बगावत को रोकने के लिए बीजेपी किसे बाहर का रास्ता दिखाती है और किसे नई जिम्मेदारी देती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। वैसे पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी मुश्किल में नहीं है, बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल ही मुश्किल में दिख रहा है। महामारी के चलते पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगा हुआ है। संक्रमण के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं कि एक और मुसीबत ने आने के संकेत दे दिए। अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तैयार हो रहा है, जो तूफान का रूप लेने लगा है। तो इस तूफान से क्यों डरा है पश्चिम बंगाल, देखिए ये रिपोर्ट। देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तूफान यास की गूंज सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास अब धीरे धीरे तूफान का रूप लेने लगा है। इसके ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पहुंचने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने और 24 मई तक इसके तूफान में तब्दील होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने पहले 22 मई को कम दबाव वाले क्षेत्र में तूफान बनने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब ये 2 दिन बाद होता दिख रहा है। इस चक्रवाती तूफान का नाम यास रखा गया है और यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने भी कमर कस ली है। एनडीआरएफ महानिदेशक एसएन प्रधान के मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहां तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। टीमों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। तूफान यास 27 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सरकार और प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं और संसाधनों का स्टॉक रखा जाए, जिससे यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे ने हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे ने 1 दर्जन ट्रेनों को 24 से 26 मई तक रद्द कर दिया है। इसमें बंगाल और ओडिशा की ट्रेनें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल दोहरी चुनौतियों से निपटने की तैयारी में है। चुनौतियां किसानों के सामने से भी कम नहीं हो रही हैं। 6 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। किसान सरकार से कह रहे हैं कि नए कृषि कानून रद्द कर दो, लेकिन सरकार मना कर रही है। वो तो बात करने को भी तैयार नहीं है। सरकार से बातचीत के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया। तो क्या है इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। पिछले साल नवंबर में जब किसान दिल्ली में धरना देने के लिए आए तो किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक लिया गया। तब से आज तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगे लिए बैठे हैं।
पहले कुछ दिन तो सरकार ने भी किसानों से बातचीत करने के लिए वक्त दिया, लेकिन अब 3 महीनों से सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में मोर्चा ने पीएम मोदी से कृषि कानूनों पर फिर से चर्चा शुरू करने की अपील की है। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से लिखी गई चिट्ठी में आंदोलन के कई पहलुओं का जिक्र किया गया है। इसमें सरकार के अहंकारी रवैये का भी जिक्र किया गया है। किसानों का कहना है कि वो नहीं चाहते कि महामारी का कोई भी प्रदर्शनकारी किसान शिकार बने और वो भविष्य को देखते हुए आंदोलन भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे में फिर से बातचीत से कोई रास्ता निकल सका तो कई महीनों से जारी किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि नवंबर से किसानों का आंदोलन जारी है। कड़ाके की सर्दी, भीषण गर्मी और महामारी को झेलते हुए किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। किसान और सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। अंतिम बार दोनों पक्षों के बीच बातचीत 22 जनवरी को हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद से किसान तो आंदोलन पर डटे हैं, लेकिन सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। इसीलिए किसानों ने एक बार फिर पीएम मोदी से बातचीत की अपील की है। किसान परेशान हैं। एक तो महामारी के चलते उन्हें अपने आंदोलन को लेकर रणनीति बदलनी पड़ रही है, दूसरा मौसम उनकी परीक्षा ले रहा है और तीसरी सरकार है जो उनकी मांग सुनने को ही तैयार नहीं है। परेशानी में भारत का पड़ोसी नेपाल भी फंसा हुआ है। नेपाल में सरकार को लेकर लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है और इस बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ऐसा फैसला किया जिससे केपी शर्मा ओली तो खुश हैं, लेकिन विपक्ष नाराज हो गया है। तो क्या फैसला किया है नेपाल के राष्ट्रपति ने, देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में किसकी बनेगी सरकार, किसके हाथ आएगी सत्ता की कमान? देश में एक बार फिर से ये सवाल गूंजने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया है। चुनाव 12 और 19 नवंबर को होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देउवा और केपी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। दरअसल नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के सियासी दलों से नई सरकार बनाने का दावा पेश करने को कहा था। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर राजनीतिक दलों के नई सरकार बनाने के शुक्रवार तक की समय सीमा तय की थी, जिसके बाद 149 सांसदों के हस्ताक्षर समेत कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन के नेता राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो इस मामले में कानून भी देखेंगी। विपक्षी गठबंधन ने कहा कि ओली ने सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसीलिए उनके दावे का कोई अर्थ नहीं है। इसी के साथ ही गठबंधन के नेता शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में नई सरकार गठन करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को शक्ति परीक्षण का मौका देने का विरोध भी किया। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी बहुमत का दावा करने के लिए आए थे। इस विषय में कानून देखा जाएगा। तमाम विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया। अब देखना होगा कि इस चुनाव के बाद किसके हाथ जाती है सत्ता की कमान। और बुलेटिन के अंत में बात रोजगार के घटते अवसरों की। 2014 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देकर सत्ता में आई। कहा गया कि अगर मोदी पीएम बने तो उन्होंने दावा किया कि हर साल 2 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज हालत ये है कि लोग एक एक दिन गिन रहे हैं। महामारी का मामला हो या फिर आर्थिक स्थिति का या फिर रोजगार का, सभी में मोदी सरकार फेल होती दिख रही है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि मोदी सरकार नए रोजगार तो नहीं दे पाई, लेकिन जो अवसर लोगों के पास थे वो भी गंवा दिए। देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करता है, लेकिन अब ये सेक्टर खुद मुश्किल हालत में है। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं तो कई में लोगों की छटनी कर दी गई है, जिस कारण देश में बेरोजगारी दर 14% से ऊपर चली गई है। लोगों को काम मिल नहीं रहा है और जिनके पास काम है उन्हें इस बात की चिंता है कि कब ये बंद हो जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस में कहा गया है कि यदि साल 2020 और 21 की तुलना 2015 और 16 से करें तो साफ पता चलता है कि आज रोजगार के आधे अवसर समाप्त हो चुके हैं। सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम पूरी तरह से असफल साबित हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब 50% घट चुकी है। अगर साल 2019-20 से तुलना की जाए तो वर्ष 2020-21 में इस सेक्टर ने 32% कम नौकरियां दी। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रोजगार में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक केमिकल इंडस्ट्री को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ 10 लाख लोग रोजगार हासिल कर रहे थे, लेकिन आज ये आंकड़ा घटकर 2 करोड़ 73 लाख रह गया है। मई में इसमें और कमी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा।
क्योंकि अप्रैल और मई में भारत में महामारी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा सख्त कदम उठाए गए हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी यही हाल है। 2016-17 में इस सेक्टर में 6 करोड़ 90 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लेकिन 2020-21 में ये घटकर 5 करोड़ 37 लाख लोगों पर आ गया। देश की जीडीपी में अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17% है। साफ है, मोदी सरकार की नाकामी देश के उद्योगों पर तो भारी पड़ ही रही है। नौकरियों के अवसर भी मोदी राज में घटते जा रहे हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।